कंप्लेनंट जो होता तो या केसमधला कंप्लेनंट म्हणजे मॉर्फ करून त्याला थ्रेटन केलं होतं. डॉक्टर सुहास वारके सर आणि अप्पर पोलीस आयुक्त एस विरेश प्रभू सर यांचं सर्वप्रथम मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक सायबर क्राईम संदर्भात एक डिटेक्शन झालं आहे. तर मी ॲप्स वापरले होते आणि या लोन ॲप्सद्वारे त्याने 3.25 लाख रुपये लोन घेतलेलं होतं. याच्यामध्ये लोन घेतल्यानंतर त्याला जे रीपेमेंट करावं लागलं ते त्याला बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात जवळपास 15 लाखापेक्षा जास्त रीपेमेंट त्याला त्याच्यामध्ये करावं लागलं. याच्यामध्ये जी मोडस होती ती अशी होती की लोन ॲपमध्ये जवळपास 10,000, 15,000, 20,000 अशी छोटी छोटी अमाऊंट ही लोकांना ऑफर केली जाते आणि त्याच्या बदल्यामध्ये इंटरेस्ट रेट लावून त्याचं रीपेमेंटची जो मेथड आहे त्याच्यामध्ये एक 20 दिवसात 30 दिवसात असं रीपेमेंट त्याला मागितलं जातं. आणि हे रीपेमेंट जर समजा वेळेवर आलं नाही किंवा हे रीपेमेंट काही केसेसमध्ये आल्यानंतरही त्या व्यक्तीला थ्रेटन केलं जातं की तुम्ही आम्हाला अजून जास्त पैसे या अकाउंटमध्ये भरा, नाहीतर तुमचा मॉर्फ केलेला फोटो किंवा तुमची बदनामी ही आम्ही सोशल मीडियावर करू. आता यामध्ये हा व्यक्ती ज्या वेळेस लोन ॲप डाउनलोड करत असतो त्यावेळेस त्याच्या मोबाईल फोनचा, त्याच्या सोशल मीडियाच्या अकाउंट्सचा, त्याच्या कॅमेराचा हा सर्व ॲक्सेस या लोन ॲपच्या कंपन्यांना जात असतो. आणि तो ॲक्सेस गेल्यामुळे त्याचे जे काही पर्सनल डाटा आहे त्या पर्सनल डाटाचा यूज करून त्या व्यक्तीला एक प्रकारे ब्लॅकमेल केलं जातं आणि त्याच्याकडून जास्त पैसे उकळले जातात. अशा पद्धतीची ही मोडस आहे. आणि या मोडसमध्ये आपण या केसमध्ये आपण जवळपास 350 अकाउंट्स आपण फ्रीज केलेले आहेत. बँक अकाउंट्स 350 बँक अकाउंट्स आपण फ्रीज केलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपण या फ्रीज केलेले अकाउंट आहेत त्याच्यामध्ये जी अमाऊंट आहे ती अंदाजे 14 करोडच्या आसपास आहे. याच्यानंतर आपण क्रिप्टोकरन्सी 2 लाखापेक्षा जास्त USDT असलेली ती फ्रीज केलेली आहे. याच्यामध्ये आपण 211 सिम कार्ड, 39 मोबाईल फोन, लॅपटॉप्स 19, हार्ड डिस्क, SSD राउटर अशा पद्धतीचे इतर जे गोष्टी आहेत त्या फ्रीज केलेल्या आहेत. आणि याच्यामध्ये जवळपास जे जे अकाउंट्स फ्रीज केलेले आहेत त्याच्यामधली रक्कम ही जवळपास 14 कोटीच्या आसपास आहे. याच्यामध्ये डिनटॉक, त्याच्यानंतर इतर जे ॲप्स वापरण्यात आले त्याच्यामध्ये या तपासामध्ये जे आम्हाला लक्षात आलेलं आहे तर त्याच्यामध्ये क्लिक टू चॅट, NX क्लाउड अशा पद्धतीचे ॲप्स या ठिकाणी वापरण्यात आलेले आहेत. आमचं सर्व नागरिकांना आव्हान आहे की अशा प्रकारे जे लोन ॲप्स आहेत त्या लोन ॲप्सच्या आमिषाला त्यांनी बळी पडू नये. कारण हे ॲप्स डाउनलोड करत असताना त्यांचा सगळा डाटा या कंपन्यांकडे जात असतो आणि त्याचा जे मिसयूज करत असतात. म्हणून त्यांच्या ज्या फायनान्शियल नीड्स असतील ती त्यांनी प्रॉपर बँकिंग चॅनलमधूनच
त्याच्यामध्ये करायचे आहेत. कुठल्याही सस्पिशियस लिंक असतील तर त्याला क्लिक करू नका. आपल्याला कोणी फोन कॉल करत असेल, OTP मागत असेल, तो शेअर करू नका. आणि इन केस समजा काही चूक झाली असं वाटलं तर सायबरतर्फे जी हेल्पलाईन आहे 1930, त्या हेल्पलाईनवर ताबडतोब करा, जेणेकरून आपल्याला ते ट्रान्झॅक्शन थांबवता येतील आणि ते पैसे आपल्याला वाचवता येतील. याच्यामध्ये जे आपलं ट्रान्झॅक्शन किंवा आपलं डाटा शेअर केल्यानंतर जर लक्षात येत असेल तर तो जो गोल्डन आवर असतो तो फार महत्त्वाचा आहे. आणि त्याच्यामध्ये जर आपण या हेल्पलाईनवर डिटेल्स दिले तर आपले जे पैसे आहेत ते आपण दुसऱ्या अकाउंट्समध्ये जाण्यापासून थांबवू शकतो आणि आपला होणारा लॉस आपण प्रिव्हेंट करू शकतो. सायबर खात्याने ही हेल्पलाईन मेमध्ये सुरू केलेली आहे आणि आतापर्यंत आपण 21 लाख रुपये या हेल्पलाईनच्या द्वारे वाचवलेले आहेत. या कारवाईमध्ये आतापर्यंत आपण 14 लोक अरेस्ट करण्यात आलेले आहेत. हे 14 लोक आपण वेगवेगळ्या ठिकाणून अरेस्ट केले आहेत. बँगलोर आहे, उत्तराखंड आहे, हैदराबाद आहे, अशा वेगवेगळ्या ठिकाणून हे 14 लोक आपण अरेस्ट केलेले आहेत. या अरेस्ट केलेल्या लोकांमध्ये 4 लोक हे टीम मॅनेजर होते. त्याच्यानंतर 2 लोक हे फायनान्स ट्रान्झॅक्शन्स करण्यासाठी हेल्प करायचे. त्याच्यानंतर एक मॅनेजर, एक मेन प्रोजेक्ट मॅनेजर असे लोक आहेत. आणि एक व्यक्ती आहे जो या कंपन्या बनवून द्यायचा आणि त्याच्यापोटी त्याला पैसे मिळायचे. अशा पद्धतीची ही पूर्ण चेन जी आहे ती आपण या ठिकाणी उघडकीस आणलेली आहे. नाही, ह्याच्यामध्ये हे लोक एका कंपनीमध्ये काम करण्यासाठी म्हणून ते होते आणि त्याच्यामध्ये बँगलोरमध्ये काही जण होते, काही हैदराबादमध्ये होते, काही उत्तराखंडमध्ये होते. त्यामुळे सगळेजण एकत्र होते असं नाही आहे. हे लोक एकत्र जे आले ते त्यांचे कॉन्टॅक्ट्स जॉबसाठी, जे खालच्या लेवलला जे कॉल करणारे लोक आहेत त्या कॉल करणाऱ्या लोकांना जॉबसाठी म्हणून त्यांना बोलवण्यात आलं. काही त्याच्यापैकी बऱ्याचशा जणांना याच्यातला शेअर पण मिळत होता. जे ट्रान्झॅक्शन्स होते ते त्याच्यामध्ये त्यांचा शेअर त्यांना मिळत होता. क्रिप्टो आपण एक्सचेंजेसकडून हेल्प घेऊन आपण ती सील केलेली आहे. आणि त्याचं पुढचं जे कारवाई आहे की हे एक्झॅक्टली कोणाचे ट्रान्झॅक्शन्स होते, कुठे चाललेले आहेत, त्याचा आपला तपास चालू आहे. आरोपींमध्ये जनरली हे जे लोक कॉल करायचे त्यांचं एक सिम्पल कॉल सेंटरला कॉल करण्यासारखं असं त्यांचं एक प्रोफाईल आहे. परंतु जे वरच्या लेवलचे आहे फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन आणि मॅनेजर, याच्यामध्ये काही लोक टेक्निकली खूप साऊंड आहेत, ज्यांना हे लोन ॲप्स बनवणे आणि याचे ट्रान्झॅक्शन्स करणे माहिती होतं. त्याच्यातले काही लोक जे आहेत ते अकाउंट्स बनवण्यासाठी वापरले गेले. कंपनीचे अकाउंट्स त्यांनी फक्त बनवून देणे. काही लोक जे आहेत ते सिम कार्ड्स घेणे, म्हणजे ज्या व्यक्तीचे डॉक्युमेंट्स आहेत त्याला पण याच्यामध्ये माहिती नव्हतं की त्याचं डॉक्युमेंट्स वापरले जात आहेत आणि त्याच्या नावाने सिम कार्ड घेतलं जात आहे. तर अशा वेगवेगळ्या रोल ह्या प्रत्येक ग्रुपला देण्यात आलेला होता. ते सध्या तर आम्ही म्हणजे त्याचा तपास आमचा चाललेला आहे. सध्या तर आमच्या निदर्शनास तसं काही अजून आलेलं नाही आहे. आमच्या नॉलेजमध्ये तरी सध्या नाही आहे अजून. हो, बँकेच्या आम्ही कोऑर्डिनेशनमध्ये आहोत आणि बँकांना याबद्दल आम्ही काही गोष्टी सजेस्ट केलेल्या आहेत. ज्या ज्या बँकेमध्ये आम्हाला हे ट्रान्झॅक्शन सापडलेत त्यांना आम्ही अलर्ट केलेला आहे की अशा पद्धतीचे सस्पिशियस ट्रान्झॅक्शन्स असतील तर आम्हाला कळवावे.
आपण नाही, नाही. याच्यामध्ये आपण मे महिन्यामध्ये 103 लोन ॲप आयडेंटिफाय करून ते ब्लॉक करण्याबद्दल आपण सर्टीनला आपण लेटर पाठवलेलं आहे आणि बरेचसे लोन ॲप हे ब्लॉक होतात, पण त्याच्यानंतर ते वेगळ्या नावाने किंवा सिमिलर नावाने परत फ्लोट होतात ब्लॉक झाल्यानंतर. आणि याच्यामध्ये असं पण आम्हाला लक्षात आलं आहे की काही लोन ॲप्स हे स्टोअरवर अवेलेबल नाही, ते लिंकद्वारे शेअर केले जातात. माझं मत असं होतं की म्हणजे हा लोन ॲपचा विषय आहे, पण वेगवेगळ्या फसवणुकीसाठी ज्या अनेकदा एनिडेक्स आणि क्विक सपोर्ट ॲप म्हणा किंवा असे वेगवेगळे ॲपचा यूज होतो, तर त्याबाबत गुगलशी किंवा म्हणजे ते प्ले स्टोअरवर इझिली अवेलेबल आपण सांगतो. हो, आपण त्यांच्याशी कम्युनिकेट करतो. त्याच्यातले काही लोन ॲप्स ते ब्लॉक पण केले जातात, पण त्याच्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या नावाने इमिजिएटली काही दिवसात नवीन लोन ॲप्स फ्लोट होतात. मुंबई में पश्चिम प्रादेशिक साइबर पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस हमने रजिस्टर किया है. उसमें जो कंप्लेनेंट है उसने लोन ऐप्स के द्वारा 3 लाख के आसपास के अमाउंट का लोन लिया था. ये कर्जा लेने के बाद उसको तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा रुपए उसके बदले में पे करने के लिए बाध्य किया गया. इस तरह का जो कंप्लेंट था उसका हम तहकीकात कर रहे थे. उस तहकीकात में अब तक हमने 14 लोग अरेस्ट किए हैं और इस पूरी कार्रवाई में ये सामने आया है कि ये लोग जब लोन ऐप्स से उस व्यक्ति को लोन देते हैं उस वक्त उस व्यक्ति के मोबाइल से पूरा डाटा लिंक द्वारा या उसके बताए जाने बगैर उसका एक्सेस ले लेते हैं, उसके कैमरा का एक्सेस लेते हैं, उसके पर्सनल डाटा का एक्सेस लेते हैं और इसका मिसयूज़ करके उसको ये धमकाया जाता है कि आपका फ़ोटो मॉर्फ करेंगे, आपका जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनको हम ये सब भेजेंगे और वो व्यक्ति इससे डर कर उनको पैसा देते जाता है. इस तरह के जो लोग हैं, ये 14 तकरीबन जो हमने अरेस्ट किए हैं, ये 14 लोगों के अरेस्ट में ये हमने पाया है कि इसमें कुछ लोग जो है वो कॉल करते हैं, कुछ लोग जो है वो सिम कार्ड अरेंज करते हैं, कुछ लोग जो है वो कंपनीज फ्लोट करते हैं. इस तरह के हर ग्रुप का एक अलग अलग रोल इसमें है. इसमें जो प्रोजेक्ट लीडर है, मैनेजर है, उनको भी हमने अरेस्ट किया है. ये व्यक्ति अलग अलग जगह से अरेस्ट किए गए, कुछ बेंगलोर से, कुछ हैदराबाद से, कुछ गुड़गांव हरियाणा से, कुछ उत्तराखंड से हमने अरेस्ट किया है. इसमें अब तक हमने 350 बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ किए हैं, जिसमें तकरीबन 14 करोड़ रुपया हमने सीज किया है ये बैंक के अकाउंट्स का. इसमें 2.17 लाख क्रिप्टो करेंसी है USDT और 211 सिम है. उसके बाद 39 मोबाइल फ़ोन है, 19 लैपटॉप्स है, 2 हार्ड डिस्क है, 3 राउटर है. इस तरह की ये जो गतिविधियाँ है उसमें हमने कोशिश की है कि लोगों के इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, छोटे छोटे जो लोन के लिए लोग ये ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, उनको हम इस रोक सके. हमारा लोगों को यही आह्वान है कि आप इस तरह के जो लिंक्स आते हैं या इस तरह के लोन ऐप्स हैं, उसको आप एक्सेस मत कीजिए. जी, अपना जो बैंकिंग चैनल है उससे वेरीफाई करवाइए, उसका आप सहारा लीजिए. कोई भी लिंक अगर वेरीफाइड नहीं है तो उस पर क्लिक मत कीजिए. कोई भी डाटा या OTP जब तक आप वेरीफाई नहीं करते तब शेयर नहीं कीजिएगा. साइबर पुलिस स्टेशन की तरफ से हमने सब लोगों को एक हेल्पलाइन जारी किया है 1930. ये हेल्पलाइन हमने मिड मई में एक्टिवेट किया है
इसके ज़रिए अब तक हमने तकरीबन 22 लाख रुपया हमने रोका है जो बाहर जाना था। तो इस हेल्पलाइन का आप बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने डाटा गलत शेयर कर दिया तो आप तुरंत इस हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए। सर, इस पूरे जो रैकेट है इसका मास्टर बताया जाता है कि चाइनीज़ है, जो विदेश में बैठे हैं और यहाँ से जो पैसा वसूला जाता था वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके उन्हें भेजा। तो ये इसके बारे में हमारे कुछ परदेशी व्यक्ति हो सकते हैं और इसके बारे में हम आगे की जो तहकीकात है वो चल रही है। इसके बारे में ज़्यादा तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, बट इस तरह की चीज़ें के लिए हमने जो भी लीगल स्टेप्स है ये उठाए हैं और इस बारे में भी हमारी आगे की तहकीकात चल रही है कि जो भी परदेशी व्यक्तियों का नाम सामने आ रहा है या लगता है कि ये परदेशी हो सकते हैं उसको वेरिफिकेशन और वो सब हमारा प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का चल रहा है। ये रैकेट चल कब से रहा था? ये कब से चल रहा था इसके बारे में तो नहीं एग्जैक्टली बता पाएंगे, बट अंदाज़ा ये पिछले 1.5 साल में तो ये केस में जो हमको मिला है वो पिछले 1-1.5 साल से ये एक्टिविटी चल रही थी। बट इसके बारे में और भी हमको जानकारी लेना अभी ज़रूरी है। सर, जैसे इसमें आरोपी देश भर से पकड़े गए हैं और एक शिकायतकर्ता मुंबई साइबर के सामने आए हैं, देश भर में ऐसे कितनी पीड़ित होंगे या अब तक आपके सामने शिकायतकर्ता ऐसे सामने आए हैं जिनके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ? ऐसे ही शिकायतकर्ता अभी तो हमने इसमें से हमारे साइबर पुलिस स्टेशन के और 2 ऑफेंसेस डिटेक्ट किए हैं। तो इसमें जो डाटा हमारे पास में वो बहुत ज़्यादा है, बैंक अकाउंट्स और बाकी चीज़ें। तो उससे हम लोग जो पीड़ित व्यक्ति है उनको हम आह्वान करते कि वो लोग आए और हमको बताए, तो हम हमारे डाटा में से वेरीफाई करेंगे कि क्या उनका भी इस तरह के एक्सटॉर्शन या इस तरह के एक्सेस अमाउंट पेड किया गया है। सर, इसमें एक जो नेपाल में भी कई जगह रेड हुई है लोन ऐप्स को लेकर ही, कई अलग अलग सेंटर्स हैं जहाँ पे रेड हुई है, उसका इस चीज से कोई कनेक्शन है? पहला सवाल तो मेरा आपसे ही रहेगा। और दूसरा इसका कनेक्शन है कि नहीं इसके बारे में अभी तो हम नहीं कह सकते, बट उसके लिए हम जानकारी ले लें। उसके लिए जो लीगल प्रोसेस है वो हम इनिशिएट करेंगे ताकि डाटा शेयरिंग होके ही इसमें हम आगे कुछ मिल सकता है। क्या आपने इस जानकारी को या आपके जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है उसको इंटरपोल से आपने शेयर किया है? आप किस तरह की मदद एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप नहीं, इसमें बेसिकली हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या हमारे यहाँ जो विक्टिम्स है और इस तरह की जो न्यूज़ में जो आ रही है तो क्या विक्टिम्स सेम हैं, क्या एक्यूज सेम है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम तहकीकात करेंगे। क्योंकि इसके बारे में अभी तो हमको इमीडिएटली कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें हम लोग जो लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो करने के बाद ही इसमें हम डेफिनेट कुछ आपको आंसर बता पाएंगे। 14 लोगों को अलग अलग राज्यों से आपने गिरफ्तार किया, कैसे इनका मोडस होता था? वो जो कैसे इनको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, कैसे इसको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कन्वर्ट किया गया, आप इसके बारे में थोड़ा मुझे बता पाएंगे? इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें ये सारा मैक्सिमम चीज़ जो है ये ऑनलाइन चलता था। तो जो लोग काम करते थे, उदाहरणार्थ जो कॉल करने के लिए काम करते थे, उसमें से काफ़ी लोग तो घर पे बैठ के ही काम करते थे। तो ये जो चीज़ है इनको इकट्ठा करने का जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन का है और मोस्टली ये डिंगटॉक जो ऐप है उसमें यूज़ किए वो ये ऐप ये लोग यूज़ करते थे डिंगटॉक, DINGTALK, डिंगटॉक। प्रियांशी करके एक आरोपी इसमें अरेस्ट हुई और चाइनीज ट्रांसलेटर के तौर पर काम करती थी, ये बात सही है? इसके बारे में जो अरेस्ट हुई है लेडी, उसके बारे में अभी हमारा तहकीकात चल रहा है कि उसके किन लोगों से इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें उसका एसोसिएशन रहा है। तो ये अभी हम इन्वेस्टिगेशन में और डेटा भी बरामद हुआ है सर इसमें, जो मॉफ करके क्लाइंट को भेजा जाता था? नहीं, ऐसा डेटा जो बरामद अभी जो हुआ है इसके बारे में ज़्यादा हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो डाटा हमने अभी फॉरेंसिक के लिए भेजा है। तो वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही इसके ऊपर हम कुछ आगे बता पाएंगे। बाकी 5 जणांची नावं काय फक्त 9 जणांचे
हाँ, दोज आर द मेन पीपल. तो ये किसी भी will- लोन के लिए will- आरबीआई नॉर्म्स का पालन करना होता है लोन के लिए, और गूगल प्ले स्टोर पे जो भी ऐप होते हैं हम मानते हैं कि वो सुरक्षित है, फिर ये इस तरह के ऐप्स कैसे वहाँ पे अलाउ किए गए थे और आरबीआई का क्या इसमें रोल रहा है, आप लिखेंगे दोनों? हमने आरबीआई के कोऑर्डिनेशन में हम लोग हैं, और इसमें आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है क्या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग इसमें इनपुट और कोऑर्डिनेशन में शेयरिंग में है. बट इसका सही आंसर आपको आरबीआई के ऑफिसर ही दे सर पाएंगे. 350 जो अकाउंट्स हैं, ये 350 अकाउंट्स क्या इन्हीं के नाम पे थे या फिर फेक नहीं, ये जो करेंसी कैसे कन्वर्ट करने के लिए जो है ये ट्रांजैक्शन? ये जो अकाउंट्स है, ये सारे जो अकाउंट्स हैं, ये जो कंपनीज बनाई गई थी उन कंपनियों के अकाउंट्स है. तो इसमें मल्टीपल कंपनीज बनाने की जो मोडस थी वो थी. ऐसा नहीं था कि ये सारा चीज़ एक ही कंपनी में होता था. ये कंपनी बना के कुछ दिनों बाद वो कंपनी बंद हो जाती थी और नई कंपनी खुल जाती थी. तो ये कुछ इस तरह के अकाउंट्स हैं, और कुछ इन लोगों के जो कंसर्न पीपल है मैनेजर लेवल के, उनके अकाउंट्स हैं. सर, ये समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा सर कि पिछले 1.5 साल से ये जो ग्रुप है रैकेट जो काम कर रहा था बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए लोग रिक्रूट करके रखे थे. 14 करोड़ तक पुलिस ने फ्रीज किया हुआ है उनके अकाउंट. पिछले 1.5 साल तक सर ये 350 बैंक अकाउंट्स में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, कितने वर्क थे? तुरंत तो बताना मुश्किल है, बट ऐसे इस तरह का ट्रांजैक्शन जो है कितना बड़ा वो- है वो रैकेट को पता चलता है. हाँ, ये ट्रांजैक्शंस तो बहुत होगा. मतलब इट वुड बी हंड्रेड्स ऑफ करोर्स. सर, भोपाल में एक बीटेक स्टूडेंट का डेथ हुआ है, सस्पिशियस डेथ हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है. उसके फोन के फॉरेंसिक में पता चला उसने बहुत सारे इंस्टेंट लोन ऐसे लिए हुए हैं. उसका इससे कोई संबंध कुछ अब तक आया क्या, या ऐसा आप लोग अभी हमारे जानकारी में ये केस नहीं है. अभी किसी ने हमको इसके बारे में पूछा नहीं है. सर, आरोपियों की इंट्रोगेशन में और उनके फोन कॉल डिटेल्स और जो भी एविडेंस मिले उनके एनालिसिस करने के बाद अंदाजन क्या पता चलता है देश भर में पिछले 1.5 साल तक ये लोगों ने कितने लोगों को विक्टिमाइज किया? ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये डाटा अभी हम लोग भी इसमें वेरीफाई कर रहे हैं. ये डाटा तो वो डाटा बहुत बड़ा है, तो वेरीफाई करने के बाद ही हम उसमें बोल पाएंगे कि कितने लोगों को विक्टिमाइज़ किया गया है. तो अभी तो हमने सिर्फ 2 ऑफेंसेस हमारा डिटेक्ट किया है, क्योंकि ये डाटा जो है वो लैक्स में है. तो सर, अगर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज वर्थ अगर एस्टिमेटेड हम मान के भी चलते हैं उन्होंने लोगों को चीट किया है, तो नंबर ऑफ विक्टिम्स जो है वो भी शायद हजारों में या ज़्यादा होंगे. कुछ विक्टिम डिपेंड्स. कुछ लोगों ने लोन पे कर दिया है तो दे डोंट हैव एनी कंप्लेन. कुछ लोगों को लगता है कि हमने एक्सेस किया है या उनको एक्सटॉर्शन किया गया मॉर्फ फोटो, तो दे विल हैव सम कंप्लेन. सो इसमें जो कंप्लेंट है या विक्टिम है इसके ऊपर वो डिपेंड करता है. सर, अभी तक की जानकारी में इस ग्रुप में कितने ऐसे फ्रूट कर रखे थे एप्लीकेशंस जिनके थ्रू पूरा कारोबार हो रहा था? और इसके अलावा आपकी जो अभी तक की तहकीकात है, जो सिर्फ आप एक ग्रुप जिसमें 14 सदस्य हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं, ऐसे न जाने कितने ऐसे एप्लीकेशन और कितने ग्रुप काम कर रहे हैं, क्या वो तमाम चीज़ें भी अब आपकी रडार पे हैं? आप उनको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या क्लब कर आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे या किस तरीके से? इसमें इस ग्रुप ने अंदाज़न 190 प्लस ऐप्स फ्लोट किए थे, और अभी अब 190 प्लस ऐप्स का डाटा हम लोगों को अभी तक पूरा तो नहीं मिला है, बट उसमें हमारी तहकीकात शुरू है. सर, ऑल इंडिया लेवल पे ये ठगी चल रही थी और 1.5 साल से चल रही थी तकरीबन, और पुलिस में बार बार शिकायत की जाती थी हर जगह ऑनलाइन पे, लेकिन कभी पुलिस ने सुनवाई नहीं की. तो जो पीड़ित है उन्होंने एक संगठन बनाया था पूरे देश में, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे इसको लेकर कि इसको सीरियसली लेना चाहिए. तो और उसमें कुछ उन्होंने बताया कुछ सुसाइड भी कुछ लोगों ने कर लिया था, क्योंकि जिस तरह से अरेस्ट करते थे मानसिक प्रताड़ना बहुत देते थे. इस बारे में कुछ संपर्क आप लोग कर रहे हैं या उनसे कुछ अपील करेंगे या कुछ जांच भी करेंगे? हम लोग यही अपील करेंगे कि जो इस तरह के लोन ऐप्स है उसका आप विदाउट वेरिफिकेशन यूज़ मत कीजिए. जो अपने बैंकिंग चैनल्स है उससे वेरीफाई करवाइए, और कोई भी लिंक या अपना पासवर्ड शेयर मत कीजिए. और जो शॉर्ट इसमें मोस्ट ऑफ द लोन्स जो बहुत कम अमाउंट के हैं, 20,000, 40,000, 50,000, तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं
वो आम तौर पे देखा गया कि फैमिली लेवल पे ये ज़्यादा होती है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो आप जो आपके फैमिली के फाइनेंसेस है उसमें आपके जो फैमिली हेड है या आपके जो ट्रेडिशनल बैंकिंग हेड है उनसे आप बात कीजिए, और इस तरह का डाटा आप शेयर कभी मत कीजिए। लास्ट बट वन क्वेश्चन प्लीज. जर डाटा शेअर झालाय तो आता स्टॉप करण्याची पुढे काय प्रोसिजर असते? नाही, जो डाटा शेअर झाला आहे तो त्यांनी वापरून घेतलेला आहे फॉर गिविंग लोन और फॉर टेकिंग मोर मनी. तो that data is already used by them, so it is not of use to them also now probably. Thank you. मुद्दे मालवर जो हो देतो तो लैपटॉप का जो आपने सीज किया वो तो दिखाई, टीवी में कहानी कैसे बनेगी? फॉरेंसिक लगेगा सर. लैपटॉप दिखा के आप थैंक यू. टीवी में कहानी कैसे बनेगी?